अमितेश मीरा को चिढ़ कर देखता है और कहता है, जंगली बिल्ली क्या कर रही हो? इन सब का बदला मैं जरूर लूंगा। बेबी होने के बाद मीरा अमितेश की बातों को अनसुना कर अपने दिए हुए बाइट के निशान को लिक करती है। बेचारा अमितेश, उसका खुद को कंट्रोल करना हो रहा था। अमितेश मीरा के हाथों को छोड़ अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाता है और उसके नाजुक होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। वह मीरा को पेशनेटली किस करता है। अब दोनों की जीभ एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। 10 मिनट बाद जब मीरा को सांस लेने में दिक्कत होती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़कर देता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। मीरा खुद को संभालती है। अमितेश मीरा को टीच करने के लिए उसके ईयरलोब पर किस करता है और उसे चबाता है। मीरा जो अभी अभी नॉर्मल हुई थी, एक बार फिर से उनकी सांसें रुक जाती है। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। उसका शरीर सिहर जाता है। मीरा अमितेश के हाथों पर अपने नाखून चुभा देती है। अमितेश मीरा की हालत देख हंस देता है और मीरा की नोज को टेप करके कहता है, वाइफी क्या हुआ? तुम्हारा फेस और ये तुम्हारी नेक पूरी लाल हो गई। तुम ठीक तो हो ना? और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगता है। मीरा को अमितेश की बातें सुन शर्म, गुस्सा दोनों आते हैं, पर अमितेश को हंसता देख उसका गुस्सा कहीं फुर्र हो जाता है। वह प्यार से एकटक अमितेश को देखती है। हंसते हुए अमितेश बहुत क्यूट लग रहा होता है। मीरा का हाथ खुद ब खुद अमितेश के गाल पर चला जाता है। अमितेश आंख के इशारे से पूछता है, क्या हुआ? मीरा मुस्कुरा कर ना में सिर हिला देती है। अमितेश और मीरा दोनों शनाया और विपुल को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अमितेश का मीरा को इग्नोर करना, देर रात लेट घर आना, ये सब उनका प्लान था, जिसमें शनाया और विपुल दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन अभी उनका प्लान भी क्या है, ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फ्लैशबैक एंड। अमितेश पार्टी से निकल जाता है। वही शनाया ने विपुल को प्लान भी एग्जीक्यूट करने का मैसेज कर दिया था। अमितेश अपने विला में आकर मीरा को आवाज लगाता है। मीरा का कोई जवाब न सुन अपने रूम में जाता है। रूम की हालत देख अमितेश शॉक्ड रह जाता है। सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। अमितेश मीरा चिल्लाता है और उसे पूरे रूम में ढूंढने लग जाता है। मीरा उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि बाहर उसके गार्ड भी नहीं खड़े थे। अमितेश जल्दी से बाहर जाता है और देखता है कि उसके गार्ड्स एक तरफ पड़े हुए थे। उनकी हालत देख लग रहा था कि उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा गया है। अमितेश को अब मीरा की चिंता हो रही होती है। अमितेश जल्दी से किसी को फोन करता है और मीरा की लोकेशन ट्रैश करने के लिए कहता है। वह मीरा के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ मीरा उसकी पहली प्रायोरिटी थी। वह नील को फोन करके शनाया को उठाकर अपने बेस पर लाने के लिए कहता है। 1 घंटे बाद अमितेश के बेस पर शनाया को एक चेयर पर बांधा हुआ था और उसके मुंह टैप से बंद कर रखा था। शनाया काफी छटपटाने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने अमितेश अंगारों की तरह सुलगते हुए आता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। शनाया अमितेश को देखकर एक पल के लिए तो डर जाती है, लेकिन वह खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लेती है। वह अपने चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं आने देती। अमितेश के इशारा करने पर एक आदमी शनाया का मुंह खोलता है। अमितेश शनाया को जबड़े को पकड़कर एक एक शब्द गुस्से में चबाते हुए पूछता है, मीरा कहाँ है? शनाया अपने फेस पर इनोसेंट वाले एक्सप्रेशन लाकर कहती है, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो तुम्हारे साथ थी ना पार्टी में। क्या हुआ? कहीं वो अपने किसी आशिक के साथ तो नहीं भाग गई तुम्हें छोड़कर? इतना कहकर वो हंसने लगती है। शनाया जानबूझकर अमितेश को पोक करती है। अमितेश शनाया की बकवास सुन उसके गाल पर एक जोर का तमाचा मारता है और उंगली दिखाते हुए वार्निंग देता है, खबरदार जो अपने गंदी जबान से मेरी मीरा के लिए कुछ भी कहा तो। शनाया अमितेश का थप्पड़ खाने से एक और झुक जाती है। उसके होंठों से हल्का सा खून निकल आता है। शनाया झुके हुए ही अमितेश को देखती है और हंसते हुए कहती है,
तुम्हारी हर एक हरकत की कीमत तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा चुकाएगा। सो डोंट यू डेयर अगेन, वरना तुम्हें उसकी लाश भी नसीब नहीं होगी। शनाया की बात सुन अमितेश का एक बार फिर से शनाया पर हाथ उठ जाता है। शनाया का चेहरा बुरी तरह से जल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है, लगता है तुम अपनी बीवी और बच्चे से प्यार नहीं करते, वरना तुम फिर से ये बेवकूफ़ी नहीं करते। अमितेश शनाया के बालों को खींचकर पूछता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता कहाँ है मेरी मीरा। शनाया को बाल खींचने पर बहुत दर्द होता है, लेकिन वह अमितेश को कुछ नहीं बताती। तभी अमितेश के फोन पर कॉल आता है। अमितेश शनाया को छोड़ देता है और जल्दी से कॉल रिसीव करता है। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, कितना मजा आ रहा है तुझे यूं तरफते हुए देखकर। सच कह रहा हूँ, दिल को बहुत सुकून मिला तेरी यूं बेबसी देखकर। अमितेश फोन पर चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या तुम अपनी वाइफ की आवाज सुनना चाहते हो? रुको। तभी फोन से मीरा के चिल्लाने की आवाज आती है। मीरा को दर्द में चिल्लाते हुए सुन अमितेश का खून खोल जाता है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहता है, अगर तुमने उसे एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फोन से एक चटाक की आवाज आती है और उसके बाद मीरा की दर्द भरी चीख। अमितेश उस आदमी को कुछ कहता उससे पहले उस आदमी की आवाज आती है, आइंदा अपनी आवाज और अपनी अकड़ मुझे मत दिखाना, और हाँ अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भूल जा, वो तुझे अब कभी नहीं मिलने वाले। यह कहकर वह फोन कट कर देता है। अमितेश को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके चेहरे को देख उसके सारे आदमी भी डर जाते हैं। अमितेश वहां से जाने के लिए मुड़ता है। वह रुककर शनाया की ओर इशारा करके कहता है, इसे इतना टॉर्चर करो कि ये मरने की भीख मांगे, और ध्यान रखना ये मरनी नहीं चाहिए। अमितेश इस समय किसी नर्क के देवता के समान लग रहा होता है। अमितेश वहां से जाने के लिए मुड़ता है। वह रुककर शनाया की ओर इशारा करके कहता है, इसे इतना टॉर्चर करो कि ये मरने की भीख मांगे, और ध्यान रखना ये मरनी नहीं चाहिए। अमितेश इस समय किसी नर्क का शैतान के समान लग रहा होता है। उसने विपुल को भी यहाँ लाने के लिए कहता है। अमितेश मीरा को हर जगह ढूंढता है, पर मीरा का कोई अता पता ही नहीं था। अमितेश के आदमी मीरा को हर जगह, हर गली, हर चप्पे में छान मारते हैं, लेकिन उन्हें मीरा कहीं नहीं मिली। अमितेश की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया था। वह पागलों की तरह मीरा को ढूंढता है। वह रोज बेस पर जाकर उन दोनों को टॉर्चर करता, लेकिन न तो शनाया अपना मुंह खोलती है और न ही विपुल। हर कोई अमितेश के गुस्से का शिकार हो रहे थे। अमितेश ने पुलिस को भी मीरा को ढूंढने के लिए लगा दिया था, पर लगता है वह जो कोई भी था पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। 1 महीने बाद एक आलीशान विला में एक अंधेरे कमरे में मीरा एक कोने में दुबकी हुई बैठी हुई थी। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा रखा होता है। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। कुल मिलाकर मीरा की हालत बहुत खराब हो रखी थी। उस रूम का गेट खुलने की आवाज आती है। तभी एक आदमी उस रूम में एंटर करता है। मीरा उस आदमी को देख डर से कांपने लग जाती है। वह अपने घुटनों में अपना सिर छुपा लेती है और ना में सिर हिलाते हुए कहती है, जाओ यहाँ से। वह आदमी मीरा के पास आता है और उसके बालों को खींचकर कहता है, तुम 7 जन्मों के लिए पछताओगी कि क्यों तुमने उस अमितेश से शादी की। इतना कहकर वो मीरा के पास घुटनों पर बैठ जाता है और उसके जबड़े को जोर से भींचते हुए कहता है, तुम यहाँ तिल तिल कर मरोगी, और वहाँ अमितेश। और रही बात तुम्हारे बच्चे की, वो तो इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। मीरा उस आदमी की बात सुन अपने हाथों से अपना पेट कवर करती है। वह आंसू भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखती है और डरते हुए पूछती है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? प्लीज जाने दो हमें। वह आदमी मीरा को खुद से डरते देख हंसते हुए कहता है, यही डर मैं अमितेश की आंखों में देखना चाहता हूँ। वह मीरा को धक्का देकर चला जाता है।
मीरा को दिन में सिर्फ एक ही टाइम खाना मिलता। मीरा उस खाने को खाना तो नहीं चाहती थी, पर अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए वह खा लेती। हालांकि ऐसे समय पर उसे बहुत खाना चाहिए था, पर वो ऐसी सिचुएशन में कर भी क्या सकती थी। उसे अमितेश की बहुत याद आती है। उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने 2 बार भागने की कोशिश की थी, पर पकड़ी गई। पकड़े जाने पर उसे उस आदमी द्वारा बेल्ट से बुरी तरह पिटा गया और सारा दिन खाना भी नहीं दिया गया। वह आदमी मीरा को बस 3 टाइम पानी देता पीने के लिए। मीरा का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। वह आदमी रोज मीरा को मारता पीटता। मीरा अब तक यह नहीं समझ पाई कि उस आदमी की अमितेश से ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो उसके साथ यह सब कर रहा है। वही दूसरी तरफ अमितेश को खुद की कोई सुध बूध नहीं होती। उसने मीरा को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, पर उसे मीरा कहीं नहीं मिलती। अमितेश अपने आदमियों को डांट रहा होता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। अमितेश अननोन नंबर देख जल्दी से फोन उठाता है। अमितेश हेलो कहता है। दूसरी तरफ से बस एक चीख सुनाई देती है। अमितेश अच्छे से पहचान जाता है, ये उसकी मीरा की आवाज है। मीरा की चीख अमितेश के सीने को छलनी कर रही होती है। वह आदमी मीरा की उंगलियों को अपने पैरों तले चुकल रहा होता है। अमितेश फोन में चिल्लाते हुए उस आदमी को वार्निंग देता है, कमीने, अगर तूने मीरा के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वह आदमी अमितेश की बात सुन गुस्से में मीरा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर अमितेश जोर से मीरा चिल्लाता है। यह देख वह आदमी जोर से हंसने लगता है। इतना गुस्सा? मिस्टर रायचंद, अपनी आवाज नीचे करो, वरना तुम्हारी वाइफ कल का सूरज नहीं देख पाएगी, समझे? अमितेश मीरा के बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह अपने गुस्से को शांत कर पूछता है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वह आदमी अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, तुम्हारी बर्बादी, और फोन कट कर देता है। वह आदमी मीरा को धक्का देकर रूम से चला जाता है। वह आदमी एक अंधेरे कमरे में जाता है और लाइट ऑन कर देता है। वहां पर किसी लड़के की बहुत सारी फोटोज लगी हुई होती है। वह आदमी एक फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। नयन, अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। उस अमितेश के किए की सजा उसकी फैमिली को भी भुगतनी होगी। मैं उसे तरफा तरफा कर मारूंगा। उसके जीने की हर वजह, उसकी हर चीज उससे छीन लूंगा मैं। तब जाकर तेरी अस्थियां विसर्जित करूंगा। वही अमितेश अपने आदमियों को उस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। अमितेश के कानों में मीरा की चीख और थप्पड़ की आवाज गूंज रही होती है। अब पानी उसके सिर के ऊपर जा चुका था। उस आदमी के धक्का देने की वजह से मीरा का सिर वहां रखे टेबल से टकरा जाता है और मीरा बेहोश हो जाती है। शाम को एक बॉडीगार्ड मीरा को पानी देने आता है तो सामने का नजारा देख दंग रह जाता है। वह जल्दी से अपने बॉस को यहाँ की कंडीशन बताता है। वह आदमी मीरा को हॉस्पिटल ले जाने का ऑर्डर देता है। अमितेश को कहीं से मीरा के हॉस्पिटलाइजर होने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाता है। अमितेश मीरा को चिढ़ कर देखता है और कहता है, जंगली बिल्ली, क्या कर रही हो? इन सब का बदला मैं जरूर लूंगा। बेबी होने के बाद मीरा अमितेश की बातों को अनसुना कर अपने दिए हुए बाइट के निशान को लिख करती है। बेचारा अमितेश, उसका खुद को कंट्रोल करना हो रहा था। अमितेश मीरा के हाथों को छोड़ अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाता है और उसके नाजुक होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। वह मीरा को पेशनेटली किस करता है। अब दोनों की जीभ एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। 10 मिनट बाद जब मीरा को सांस लेने में दिक्कत होती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़कर देता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। मीरा खुद को संभालती है। अमितेश मीरा को टीच करने के लिए उसके ईयरलोब पर किस करता है और उसे चबाता है। मीरा जो अभी अभी नॉर्मल हुई थी, एक बार फिर से उनकी सांसें रुक जाती है। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। उसका शरीर सिहर जाता है।
मीरा अमितेश के हाथों पर अपने नाखून चुभा देती है। अमितेश मीरा की हालत देख हंस देता है और मीरा की नोज को टेप करके कहता है, वाइफी क्या हुआ? तुम्हारा फेस और ये तुम्हारी नेक पूरी लाल हो गई। तुम ठीक तो हो ना? और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगता है। मीरा को अमितेश की बातें सुन शर्म, गुस्सा दोनों आते हैं। पर अमितेश को हंसता देख उसका गुस्सा कहीं फुर्र हो जाता है। वह प्यार से एकटक अमितेश को देखती है। हंसते हुए अमितेश बहुत क्यूट लग रहा होता है। मीरा का हाथ खुद ब खुद अमितेश के गाल पर चला जाता है। अमितेश आंख के इशारे से पूछता है, क्या हुआ? मीरा मुस्कुरा कर ना में सिर हिला देती है। अमितेश और मीरा दोनों शनाया और विपुल को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अमितेश का मीरा को इग्नोर करना, देर रात लेट घर आना, ये सब उनका प्लान था, जिसमें शनाया और विपुल दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन अभी उनका प्लान भी क्या है, ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फ्लैशबैक एंड। अमितेश पार्टी से निकल जाता है। वही शनाया ने विपुल को प्लान भी एग्जीक्यूट करने का मैसेज कर दिया था। अमितेश अपने विला में आकर मीरा को आवाज लगाता है। मीरा का कोई जवाब न सुन अपने रूम में जाता है। रूम की हालत देख अमितेश शॉक्ड रह जाता है। सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। अमितेश मीरा चिल्लाता है और उसे पूरे रूम में ढूंढने लग जाता है। मीरा उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि बाहर उसके गार्ड भी नहीं खड़े थे। अमितेश जल्दी से बाहर जाता है और देखता है कि उसके गार्ड्स एक तरफ पड़े हुए थे। उनकी हालत देख लग रहा था कि उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा गया है। अमितेश को अब मीरा की चिंता हो रही होती है। अमितेश जल्दी से किसी को फोन करता है और मीरा की लोकेशन ट्रैश करने के लिए कहता है। वह मीरा के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ मीरा उसकी पहली प्रायोरिटी थी। वह नील को फोन करके शनाया को उठाकर अपने बेस पर लाने के लिए कहता है। 1 घंटे बाद अमितेश के बेस पर शनाया को एक चेयर पर बांधा हुआ था और उसके मुंह टैप से बंद कर रखा था। शनाया काफी छटपटाने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने अमितेश अंगारों की तरह सुलगते हुए आता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। शनाया अमितेश को देखकर एक पल के लिए तो डर जाती है, लेकिन वह खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लेती है। वह अपने चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं आने देती। अमितेश के इशारा करने पर एक आदमी शनाया का मुंह खोलता है। अमितेश शनाया को जबड़े को पकड़कर एक एक शब्द गुस्से में चबाते हुए पूछता है, मीरा कहाँ है? शनाया अपने फेस पर इनोसेंट वाले एक्सप्रेशन लाकर कहती है, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो तुम्हारे साथ थी ना पार्टी में। क्या हुआ? कहीं वो अपने किसी आशिक के साथ तो नहीं भाग गई तुम्हें छोड़कर? इतना कहकर वो हंसने लगती है। शनाया जानबूझकर अमितेश को पोक करती है। अमितेश शनाया की बकवास सुन उसके गाल पर एक जोर का तमाचा मारता है और उंगली दिखाते हुए वार्निंग देता है, खबरदार जो अपने गंदी जबान से मेरी मीरा के लिए कुछ भी कहा तो। शनाया अमितेश का थप्पड़ खाने से एक और झुक जाती है। उसके होंठों से हल्का सा खून निकल आता है। शनाया झुके हुए ही अमितेश को देखती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हारी हर एक हरकत की कीमत तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा चुकाएगा। सो डोंट यू डेयर अगेन, वरना तुम्हें उसकी लाश भी नसीब नहीं होगी। शनाया की बात सुन अमितेश का एक बार फिर से शनाया पर हाथ उठ जाता है। शनाया का चेहरा बुरी तरह से जल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है, लगता है तुम अपनी बीवी और बच्चे से प्यार नहीं करते, वरना तुम फिर से ये बेवकूफी नहीं करते। अमितेश शनाया के बालों को खींचकर पूछता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता कहाँ है मेरी मीरा? शनाया को बाल खींचने पर बहुत दर्द होता है, लेकिन वह अमितेश को कुछ नहीं बताती। तभी अमितेश के फोन पर कॉल आता है। अमितेश शनाया को छोड़ देता है और जल्दी से कॉल रिसीव करता है। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, कितना मजा आ रहा है तुझे यूं तरफते हुए देखकर। सच कह रहा हूँ, दिल को बहुत सुकून मिला तेरी यूं बेबसी देखकर।
अमितेश फोन पर चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या तुम अपनी वाइफ की आवाज सुनना चाहते हो? रुको। तभी फोन से मीरा के चिल्लाने की आवाज आती है। मीरा को दर्द में चिल्लाते हुए सुन अमितेश का खून खोल जाता है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहता है, अगर तुमने उसे एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फोन से एक चटाक की आवाज आती है और उसके बाद मीरा की दर्द भरी चीख। अमितेश उस आदमी को कुछ कहता उससे पहले उस आदमी की आवाज आती है, आइंदा अपनी आवाज और अपनी अकड़ मुझे मत दिखाना, और हाँ, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भूल जा, वो तुझे अब कभी नहीं मिलने वाले। यह कहकर वह फोन कट कर देता है। अमितेश को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके चेहरे को देख उसके सारे आदमी भी डर जाते हैं। अमितेश वहां से जाने के लिए मुड़ता है। वह रुककर शनाया की ओर इशारा करके कहता है, इसे इतना टॉर्चर करो कि ये मरने की भीख मांगे, और ध्यान रखना ये मरनी नहीं चाहिए। अमितेश इस समय किसी नर्क के देवता के समान लग रहा होता है। अमितेश मीरा के पास बैठा होता है। मीरा के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसका चेहरा किसी सूखे पत्ते की तरह पूरा पीला पड़ गया होता। वह मशीनों के बीच लेटी हुई थी। अमितेश ने मीरा का दाहिना हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। अमितेश मीरा को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। उसका एक हाथ अनायास ही मीरा के पेट पर चला जात आए। उसे एहसास होता है कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अमितेश अपने बच्चे को तो पहले ही खो चुका था, वो अब मीरा को नहीं खो सकता था। अगर मीरा भी उसकी जिंदगी से चली गई तो फिर वह जीकर क्या करेगा? अमितेश के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं। वह अपना सिर झटक कर होश में आता है। वह मीरा के मुंह रझाए हुए चेहरे को देखता है। वह अपने बचपन की प्यारी सी यादों में पहुंच जाता है। फ्लैशबैक। अमितेश और मीरा दोनों एक पार्क में बैठे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी वहां एक मोटा सा बच्चा आता है और मीरा की ओर देखकर मीर आ से कहता है, आज से तू मेरी दोस्त है, तू इसके साथ नहीं रहेगी। मीरा उस लड़के के ऐसा कहने पर गुस्सा हो जाती है। वह अमितेश के और करीब बैठ जाती है और कहती है, मैं सिर्फ इसकी दोस्त हूँ और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा है और मैं इसकी, समझे? वह मोटा लड़का अमितेश से जेलस होकर एक पत्थर उठाकर अमितेश को मारता है, लेकिन मीरा अमितेश के आगे खड़ी हो जाती है, जिससे वो पत्थर अमितेश की जगह मीरा के लग जाता है। मीरा के सिर से खून न बहने लगता है। वहां खड़े सभी बच्चे शोर करना शुरू कर देते हैं। अमितेश मीरा को गिरने से पहले पकड़ लेता है और उसे आराम से ले ताता है। वह सबसे पहले मीरा के सिर पर अपना रुमाल रखता है, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। अमितेश मीरा को कई बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उस समय बेहोश हो जाती है। तभी वहां अमितेश की दादी आ जाती है। दादी मीरा को अच्छे से जानती थी। वह मीरा को अपनी गोद में उठा कर अपने विला ले जाती है। उनका फैमिली डॉक्टर मीरा का इलाज करता है। पूरे 2 घंटे बाद मीरा को होश आता है। मीरा को होश में आता देख अमितेश मीरा को गले लगा लेता है और उसे डांटते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां हीरो बनने की? मीरा को डांटकर अमितेश वहां से चला जाता है। मीरा पीछे से अमित चिल्लाती है। शाम तक मीरा कुछ हद तक ठीक हो जाती है। मीरा अपने घर जाने की जिद करती है तो दादी उसे उसके घर छोड़ आती है। फ्लैशबैक एंड। अमितेश मीरा के बालों को प्यार से सहलाता है। वह उसके माथे पर किस करके वहां से उठ बाहर आ जाता है। बाहर पहले से ही नील परेशान सा खड़ा होता है। नील अमितेश को बाहर आता देख पूछता है, सर वो मीरा? अमितेश उसे मीरा से मिलने का इशारा करता है तो नील मीरा के रूम में चला जाता है।
अमितेश सीधा उस डॉक्टर के पास जाता है और मीरा की हेल्थ के बारे में पूछता है। डॉक्टर अमितेश से डर रही होती है। अमितेश उसे कालम होने का इशारा करता है। डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स होकर कहती है, सर मैडम को खाने में ड्रग्स दिए जा रहे थे जिससे उनका बेबी पहले ही उनके गर्भ में। मैडम के शरीर पर कई चोटों जैसे मारने के जलाने के निशान हैं। इन्हें बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया गया है। अमितेश के एक्सप्रेशन बीते समय के साथ डार्क और डार्क हो रहे थे। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस रही होती है, आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल। डॉक्टर जब अपनी बात कहकर अमितेश को एक नजर देखती है तो उसकी कंपी छूट जाती है। अमितेश को देख लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को जलाकर राख करने वाला है। अमितेश वहां से चला जाता है। वो सीधा अपने बेस पर जाता है। वहां पर शनाया और विपुल को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। अमितेश उन दोनों के पास जाता है और वहां खड़े सभी गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। अमितेश विपुल के बालों को खींचकर उसका चेहरा ऊपर करता है। विपुल ने पहले कभी यह नहीं सोचा था कि अमितेश उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। अमितेश को देखकर विपुल की हालत खराब हो रखी थी। उसे अब अपनी बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था। अमितेश विपुल के जख्मों पर नमक रगड़ता है और कहता है, कौन था वो? विपुल को जख्मों पर नमक रगड़ने से टीस होती है। वह दर्द से बिलखते हुए कहता है, कौन किसकी बात कर रहे हो तुम? अमितेश विपुल के चेहरे पर एक जोर का पंख मारता है। विपुल का चेहरा दूसरी ओर झूल जाता है। अमितेश विपुल को छोड़ शनाया के पास जाता है। शनाया की हालत विपुल से थोड़ी बेहतर थी। शनाया अमितेश को अपने सामने देख हंस देती है। वह हंसते हुए कहती है, क्या हुआ? लगता है जनाब रास्ता भूल गए हैं। अमितेश शनाया के जबड़े को पकड़कर पूछता है, मीरा को किसने किडनैप किया है? शनाया अमितेश की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूं टॉर्चर करोगे और मैं डरकर उसका नाम बता दूंगी? कभी नहीं। मीरा मेरे पास है। अमितेश शनाया के चेहरे को झटकते हुए कहता है। यह सुन शनाया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके अमितेश को देखती है। वह अमितेश के चेहरे को देखकर इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। शनाया खुद को दिलासा देते हुए अपने मन में कहती है, पक्का ये अमितेश की कोई चाल है। अगर मीरा इसके पास होती तो ये यहाँ के ओ ही आता। अमितेश शनाया और विपुल को और टॉर्चर करने का कहता है और वहां से चला जाता है। वह उस आदमी को ढूंढकर अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहता था और मीरा के हर एक जख्म, उसकी हर एक यातना का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। अमितेश के आदमी पहले से ही उस आदमी को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहे होते हैं। मितेश मीरा के पास जाता है। उससे मीरा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह मीरा के पास बैठकर उसके सिर को सहलाता है। रा को एक बार भी होश नहीं आया था। डॉक्टर का कहना था कि रा का काफी बल लॉस हुआ है और बेबी के वूम में मरने की वजह से उसके इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, इसलिए इनकी रिकवरी बहुत स्लो हो रही है। के टेस्ट के रिजल्ट के बाद डॉक्टर अमितेश को बताती है कि मीरा को दिए जाने वाले ड्रग की वजह से मीरा के मेमोरी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अमितेश डॉक्टर की बात सुन सोच में पड़ जाता है। मीरा होश में आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी और जब उसे अपने बच्चे के बारे में पता चलेगा तब। अमितेश अपने विचारों को झटकते हुए मीरा के रूम की ओर जाता है। तभी उसके पास नील का फोन आता है। नील, हेलो सर, वो आज दादी आ रही है। अमितेश ठीक है कहकर फोन रख देता है। तभी अमितेश का फोन फिर से रिंग करता है। अमितेश फोन रिसीव करता है
और कहता है, ठीक है, मैं अभी आया। अमितेश अपने विला की सिक्योरिटी इट कर देता है और खुद कार में बैठकर कहीं चला जाता है। अमितेश लगभग 5 मिनट में अपने बेस पर पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी उसे एक फाइल देता है और कहता है, बॉस यही वो आदमी है जिसने मैडम को किडनैप किया था और शनाया और विपुल भी उसके साथ मिले हुए हैं। अमितेश उस आदमी की ओर बिना देखे फाइल को अपनी कार में रखते हुए कहता है, इन दोनों पर हर तरह का टॉर्चर यूज करो, पर याद रखना इन्हें इतनी आसानी से मौत नसीब नहीं होनी चाहिए। अमितेश अपने विला पहुंच जाता है। उसके आने से पहले दादी वापस आ चुकी होती है। दादी को अभी तक मीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। दादी बस अभी आई ही थी। वे पानी पीते हुए एक मेड से पूछती है, मीरा और अमितेश कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। मीरा को तो घर पर रहना चाहिए ना ऐसी हालत में। मेड की हिम्मत नहीं हो रही थी दादी को सच बताने की, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज मीरा की ये हालत थी। एक मेड ने लालच में आकर सभी के खाने में नींद की दवा मिला दी थी शनाया और विपुल के कहने पर। अमितेश जिसने अभी एक ही कदम घर के अंदर रखा था, दादी की बात सुन उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह दादी की सेहत को ले कर भी चिंतित था। उसे समझ नहीं आता कि कैसे वो दादी को ये सब बताए। अमितेश गेट पर खड़ा यह सब सोच ही रहा होता है, तभी दादी अमितेश को देख लेती है और उसे आवाज देती है, अमी वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ। और मीरा कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई मुझसे मिलने। अमितेश दादी के पास आकर बैठ जाता है। वह परेशान सा कहता है, दादी वो मीरा वो। दादी अमितेश के चेहरे का उड़ा हुआ रंग नहीं देख पाई। वह अमितेश को हकलाते देख हंस पड़ती है। वह अमितेश के कंधे पर हाथ रखते हुए मजाक में एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या बात है दा अमितेश रायचंद आज बात करते हुए हकला रहा है। तू तो ऐसे हकला रहा जैसे मैंने कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। छोटा सा जवाब देने में तेरी जान निकल रही है। मैं समझती हूँ मीरा को इस समय आराम की सख्त जरूरत है। उसे अभी आराम करने दे। मैं शाम को खाने पर मिल लूंगी उससे। कितने दिन हो गए हैं अपनी बच्ची से मिले। दादी अमितेश को लिविंग हॉल में परेशान छोड़ अपने रूम में चली जाती है। इतना लंबा सफर करने की वजह से वे थक चुकी थी। अमितेश एक गहरी सांस लेता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो दादी को क्या जवाब देगा, कैसे बताएगा उन्हें मीरा की हालत और अपने बच्चा खोने की खबर। ऐसा नहीं था कि अमितेश को अपने बच्चे से लगाव नहीं था। वो खुद बड़ी बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था, पर अभी उसके पास शोक मनाने का समय नहीं था। अभी तक मीरा को होश भी नहीं आया था। पता नहीं होश में आने के बाद मीरा कैसे बिहेव करेगी। ड्रग्स का असर पता नहीं कितना पड़ा होगा मीरा के दिमाग पर। अभी अमितेश इन सब के बारे में सोच रहा था, और वैसे भी वह इंट जवाब पत्थर से देने वालों में से था, इसी की वजह से मीरा ने यह सब फेस किया है। वह उन सभी को उनके आंसू जरूर रुलाएगा। वह मीरा के एक एक आंसू का बदला जरूर लेगा। वह उन सभी को मीरा को तकलीफ देने की सजा कई गुना बहा कर देगा। दादी के जाने के बाद अमितेश वह फाइल खोलता जो उसके एक डिटेक्टिव ने दी थी। अमितेश जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसका चेहरा हर बीतते समय के साथ डार्क और डार्क होता है। अमितेश फाइल बंद करता है और नील को फोन करके मिस्टर सौरभ सिंह की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। बेचारा नील पहले ही कंपनी में कई दिनों से ओवरटाइम कर रहा था, ऊपर से अब ये ऑर्डर
उसका मन कर रहा था कि वो अमितेश का खून कर दे। नील अमितेश को कोसते हुए उसका ऑर्डर मान लेता है और सौरभ सिंह की इन्फॉर्मेशन निकालता है। वह उसके बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर अमितेश को मेल करता है। अमितेश सौरभ की इन्फॉर्मेशन पर सारा माजरा समझ जाता है। वह फोन पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए कहता है, ओह तो तुम अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो, पर तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी मियू को इतनी तकलीफ हुई और हमारा बच्चा नहीं अब बहुत हुआ। अब मैं बताता हूँ अमितेश रायचंद क्या चीज है, और मियू को चोट पहुँचाने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसी सजा दूंगा तुम्हारी साथ पुश्ते भी कांप जाएगी। इस समय अगर कोई अमितेश को देख लेता तो डर से ही मर जाता। एस्ट्रिस्क 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 एस्ट्रिस्क। कौन है ये सौरभ सिंह, और अब अमितेश क्या करने वाला है इसके साथ? अमितेश ने नयन सिंह को क्यों मारा होगा? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब कंचन को अपने बेटे के बारे में पता चलता है कि अमितेश ने उसे किडनैप करवाया है, तब से ही उसकी हालत खराब हो रखी थी। वह अमितेश के डैड अभय रायचंद से कहती है, उस अमितेश ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। पता नहीं वो राक्षस क्या कर रहा होगा हमारे बेटे के साथ। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। कंचन की आवाज में चिंता साफ झलक रही होती है। वह पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। आज ही अभय रायचंद बिजनेस ट्रिप से लौटा था और आते ही कंचन ने अपना रोना शुरू कर देती है। अभय रायचंद पहले से ही थका हुआ था, ऊपर से कंचन का रोना धो न उसकी बकबक सुन वो इरिटेट हो जाता है। वह कंचन को अवॉइड करता है। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, यह कहकर अभय रायचंद अपने रूम में चला जाता है। कंचन को अभय का बिहेवियर को स्ट्रेंज लग रहा था, पर ट्रिप की थकान समझ वह इसे इग्नोर कर देती है। अमितेश के बेसमेंट पर अमितेश ने उन दोनों को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने का ऑर्डर दिया होता है। शनाया के सारे शरीर पर चूहों के काटने के निशान होते हैं। दरअसल कल अमितेश के ऑर्डर पर शनाया के ऊपर चूहे छोड़ दिए गए थे। उसकी बॉडी से कई जगह से खून निकल रहा होता है। एक गार्ड आकर शनाया के ऊपर नमकीन ठंडा पानी डाल देता है, जिससे शनाया की दर्द भरी चीख निकल जाती है। विपुल के लिए अमितेश ने ज्यादा कुछ नहीं, बस हर दिन 200 कौड़े मारने और उन पर नमक रगड़ने की सजा दी थी। उसकी उंगलियों के नाखून तो पहले ही दिन निकालवा दिए थे, अब उस सजा में कुछ और ऐड हो गया था। विपुल के रूम में 5 हट्टे कट्टे आदमी आते हैं। विपुल उन्हें देख डर जाता है। विपुल को डरता देख एक आदमी हंसते हुए कहता है, अरे अरे तुम डर क्यों रहे हो, हम तुम्हें सेटिस्फाई करने आए हैं। सुना है तुम बॉस की वाइफ के साथ कुछ करना चाहते थे। दूसरा आदमी पहले वाले के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैडम के साथ कुछ करने की इसकी औकात नहीं है। चलो कोई ना, हमारे बॉस कितने दिलदार है जो अपने छोटे भाई की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें इसके पास भेज दिया। तीसरा आदमी हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा बॉस अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हमें भेजा है। उन सभी की बात सुन विपुल के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह डर से कांपते हुए नामे सिर हिलाता है। विपुल हकलाते हुए पूछता है, क्या करने वाले हो तुम लोग? एक आदमी आगे आकर विपुल के चेहरे पर अपनी उंगली चलाता है। वह बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहता है, वही जो तुम सोच रहे हो। विपुल अपना चेहरा हिलाते हुए उस आदमी की उंगली को दूर करने की कोशिश करता है। वह आदमी विपुल के चेहरे पर एक जोर का पंच मारता है और कहता है, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है।
समझा। एक आदमी आकर विपुल के एक इंजेक्शन लगाता जिससे विपुल अपनी सुध बूध खो देता है। अब आगे क्या हुआ होगा ये आप सभी समझ ही गए होंगे। उस रूम से विपुल के करहाने की आवाजें आ रही होती है। विपुल को इस समय कोई अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ इस समय क्या हो रहा वह ड्रग के नशे में पागल हुआ एक्साइटमेंट में मौन कर रहा होता वही शनाया के लिए भी अमितेश ने ऐसी ही कुछ लड़कियां अरेंज करने का कहा होता है। शनाया को जब पता चलता है कि अमितेश उसके साथ यह सब करना चाहता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती वह उन लड़कियों को हर तरीके से रोकने की कोशिश करती है, पर वे सभी लड़कियां अकेली शनाया पर भारी पड़ती है। शनाया रोती चिखती उन्हें हटाने की कोशिश करती है, पर वे उसकी एक नहीं सुनती। लगभग 4 घंटे बाद वे लड़कियां शनाया को छोड़ती है और कहती अम्मम मानना पड़ेगा, आज ये सब करके मजा आ गया। तभी एक लड़की कहती है क्यों ना एक बार फिर से करे। शनाया को अब अपने शरीर से घृण हो रही थी। उस लड़की की बात सुन शनाया अपना सारा एटीट्यूड, अपना ईगो, अपना सो कॉल सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखती है और उनसे भीख मांगते हुए उसे छोड़ने का कहती है। एक लड़की शनाया के बालों को खींचकर उसे जमीन पर धकेल देती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। वह लड़की शनाया के गालों पर 4-5 थप्पड़ मारती है और कहती है चुप कर, अगर एक भी शब्द और निकाला ना अपने इस गटर जैसे मुंह से, आली वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी, समझी। इतना कहकर वो एक और थप्पड़ जड़ देती है शनाया को। करीब 2 घंटे तक वे सभी शनाया के साथ वो सब करते हैं। शनाया को बुरी हालत में छोड़ वहां से निकल जाती है। यही हाल विपुल का होता है। आज उन दोनों के साथ जो कुछ हुआ उससे उन दोनों को काफी बड़ा सदमा लगता है। वे दोनों अब खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ये सब उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाने के लिए काली था। विपुल बेजान सा फर्श पर पड़ा होता है। उसकी आंखों के सामने वही सब चल रहा था जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ था। उन ओगो का टच, उनका उसे ह्यूमिलिएट करना, उससे वो सब जबरदस्ती करवाना, यह सब सोच सोचकर विपुल पागल हो रहा होता। शनाया को खुद को देख घबरा जाती है। वह बार बार अपनी आंखें रगड़ती है, खुद से ही अपने गाल थपथपाती है। उसे यह सब एक बुरा सपना लगता है। आखिर में हार मान वह इस सच को एक्सेप्ट कर लेती। शनाया जल्दी से खुद को वहां पड़ी एक बेडशीट से कवर कर लेती। उसे अब खुद की हालत देख तरस आ रहा होता है। वह अब अमितेश से उलझने के लिए पछता रही थी। अगर उसे 1% भी पता होता कि अमितेश उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है तो वह कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करती। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। ये दोनों सोच रहे थे कि अब इससे ज्यादा अमितेश क्या ही सजा देगा, लेकिन ये शायद अमितेश को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आपको क्या लगता है अब क्या करने वाला है अमितेश इन दोनों के साथ? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शनाया और विपुल इस वक्त इतना बेइज्जत फील कर रहे थे कि उनकी सिचुएशन इस समय कोई नहीं समझ सकता था। पर कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बस अपने करनी का फल भुगत रहे थे दोनों। वे दोनों अभी तो बस जिंदा लाश बन कमरे में पड़े हुए थे। आज के लिए उनकी इतनी ही पनिशमेंट थी। अमितेश के विला में अमितेश मीरा के पास बैठा हुआ था। उसका एक हाथ मीरा के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ मीरा के हाथ पर। अमितेश से मीरा को ऐसे बेजान सा देख बहुत तकलीफ होती है। तभी मीरा के रूम में डॉक्टर एंटर करती है। वह अमितेश को बाहर जाने का इशारा करती है क्योंकि अभी मीरा की ड्रेसिंग का समय हो चुका था। चलिए अभी थोड़ा इस डॉक्टर के बारे में जान लेते हैं। इस डॉक्टर का नाम महक शर्मा है। महक मीरा की पूरे मन से देखभाल करती है।
उसे घर जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके लिए परेशान होने वाला कोई नहीं था। वह एक अनाथ है जो खुद के दम पर यहाँ तक पहुंची है। मीरा की ड्रेसिंग करने के बाद महक अमितेश को आवाज लगाती है, मिस्टर रायचंद आप आ सकते हैं। अमितेश महक को नजरअंदाज कर मीरा के पास जाता है। वह वहां रखे सटूल पर बैठ मीरा के पीले पड़े चेहरे को देखता है। वह अपनी नजरें मीरा से हटाए बिना महक से पूछता है, मीरा को होश कब तक आएगा? डॉक्टर महक अब अमितेश से पहले की तरह तो नहीं डरती थी, पर फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं अमितेश को लेकर डर था। और होता भी क्यों ना, जब भी अमितेश उससे मिला हर बार गुस्से में ही इला है। महक खुद को नॉर्मल करने के लिए 2-3 गहरी सांस लेती है और छोड़ती है। महक ने कहा, वो मैडम को होश कभी भी आ सकता है, पर क्या? अमितेश का हाथ जो मीरा को सहला रहा होता है वह रुक जाता है। वह महक को घूरते हुए पूछता है। महक अमितेश की लाल आंखों को देख डर जाती है। वह अपने कदम पीछे की ओर करते हुए कहती है, सर मैडम के मानिट पर उन ड्रग्स का क्या असर हुआ है? ये तो मैडम के होश में आने के बाद ही पता चलेगा, और तब ही हम कुछ कह सकते हैं। अमितेश उसे एक नजर देखता है, जिसका मतलब महक समझ जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। महक के जाने के बाद अमितेश ईरा के सिर पर किस करता है और उसके गालों को प्यार से सहलात आए। वह मीरा के हाथ को अपने हाथों में थामकर किस करता है। मियू अब तो उठ जाओ ना, देखो तुम्हारे अमित को तुम्हारी कितनी जरूरत है। अगर नाराज हो तो मारो मुझे, पिटो पर ऐसे मत करो ना। लीज मीरा, अब बहुत हो गया, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। तुम उठ रही हो के नहीं? देखो फिर मैं कुछ ऐसा वैसा कर लूंगा, फिर मुझे मत कहना, मैं पहले बता रहा हूँ। इस समय अमितेश की आंखों में आंसू होते हैं। वह खुद को संभालता है और कहता है, मियू उठ जा, नहीं तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा, पड़ी रहना फिर हमेशा के लिए यहीं पर। अब अमितेश से और कंट्रोल नहीं होता। वह मीरा का हाथ उसके पेट पर रखकर जाने लगता है। उसने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए होंगे तभी उसे मशीनों के बीप करने की आवाज आती। वह पलटकर मीरा की ओर देखता है। मीरा की उंगलियों में हलचल हो रही थी। अमितेश जल्दी से वहां रखी एक बैल को रिंग करता है। रिंग की आवाज सुन महक मीरा के रूम में भागकर आती है। महक जल्दी से मीरा को चेक करती है। लगभग 1 घंटे बाद महक रूम से बाहर आती है। वह अमितेश से कहती है, सर मैडम को होश आ गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है, न ही किसी बात पर रिएक्ट कर रही। अमितेश महक की बातों को अनसुना कर जल्दी से मीरा के पास जाता। मीरा चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। अमितेश मीरा को झुककर गले लगा लेता है। अमितेश का बस चलता तो वह मीरा को खुद में ही सम आ लेता। अमितेश को मीरा के गले लग कितना सुकून मिल रहा था, वाह, यह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। काफी देर मीरा को गले लगाए रखने के बाद जब वह मीरा को खुद से दूर कर देखता है तो तब तक मीरा बेहोश हो चुकी थी। अमितेश ईरा को ठीक से लेटाता है और महक को आवाज लगाता है। महक जल्दी से अंदर आती है। अमितेश मीरा से दूर होकर मीरा की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये बेहोश क्यों हो गई? अमितेश मीरा को बेहोश देख डर जा आता है। वैसे तो वह किसी से भी नहीं डरता था, पर मीरा से दूर जाने के ख्याल मात्र से वह सहम जाता था। वह अपनी लाइफ में सब कुछ सहन कर सकता था, बस मीरा से दूर होना उसे ग्वारा नहीं था। महक मीरा को चेक करती है और कहती है, अभी इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, ऐसे में इन्हें बहुत आराम की जरूरत है। लगता है ये आपसे डर गई है, शायद इसीलिए
महक की आगे कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अमितेश महक की अधूरी बात समझ जाता। वह महक को कुछ नहीं कहता। अमितेश मीरा के सिर पर किस करके बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आता है। इस समय मीरा के पास महक होती है। महक मीरा को होश में आया देख खुश हो जाती है। वह मीरा के पास जाकर पूछती है, अब आपको कैसा लग रहा है? माँ ईरा महक की हेल्प से बैठ जाती है। उसे महक के पास कोई खतरा, वह महक के साथ खुद को सेफ फील करती है। वह थोड़ा डरते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अमितेश अपने रूम में बैठ मीरा को देख रहा होता है। मीरा इधर उधर देखती है और अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लेती है। महक मीरा की कंडीशन को बखूबी समझ रही होती है। वह मीरा के पास जाकर उसे सिक्योर फील कराने की कोशिश करती है। महक मीरा को गले लगाकर उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब महक मीरा का कांपना महसूस नहीं करती तब वह अपना सिर नीचे कर मीरा को देखती है, जो एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। महक मीरा को आराम से बेड पर लेटाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। अमितेश अपने रूम में बैठकर मीरा को देख रहा होता है। मीरा की लत देख अमितेश को शनाया, विपुल और उस सौरभ पर बहुत गुस्सा आता है। अमितेश पॉकेट से अपना फोन निकालता है और किसी को मिलाकर कहता है, उन दोनों पर फार्मूला 4 अप्लाई करो। मने वाले की बात सुने बिना ही अमितेश फोन कट कर देता है। आप सभी सोच रहे होंगे ये फार्मूला 4 क्या है, तो चलिए अमितेश के बेसमेंट पर चलकर पता करते हैं इसके बारे में। शनाया और विपुल के हाथ और पैरों को लोहे की जंजीरों से बांध रखा होता है। उन दोनों पर सबसे पहले ठंडा बर्फ जैसा पानी डाला जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों के शरीर पर लोहे की सुलगती हुई रोद दागी जाती है। उन दोनों का चिख चिख कर बुरा हाल होता है। वे दोनों उन सभी से रहम की भीख मांगते हैं, पर अब इस सब का कोई फायदा नहीं था। गर्म रोड के ठंडे शरीर पर लगाने उन दोनों को बहुत दर्द होता है। लगभग हर पार्ट पर जलने के निशान देखे जा सकते थे उन दोनों के शरीर पर। उसके बाद उन दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है। उस रूम में बहुत अंधेरा होता है। शनाया और विपुल में अब मना करने या विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। उन दोनों को उस अंधेरे कमरे में धकेल देते। शनाया और विपुल की पहले ही चिल्ला चिल्लाकर आवाज बैठ जाती। उनकी डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन दोनों को रूम में कुछ नहीं दिखता। तभी उस रूम में हाई इरिटेटिंग नॉइस होती जिससे उनके कानों और सिर में असहनीय दर्द होता है। वे दोनों अपने कानों को अपने हाथों से कवर करते हैं, लेकिन साउंड की पिच बहुत हाई होती है। थोड़ी ही देर में उन दोनों को इस इरिटेटिंग साउंड से खुद से कंट्रोल खो देते हैं। उन दोनों के कानों में से खून आने लगता है। दोनों की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। कुछ समय बाद वह साउंड आनी बंद हो जाती है। 4 गार्ड्स आकर उन दोनों को उठाकर रूम से ले जाते हैं। वहां पर उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी ही देर में उन दोनों का शरीर अकड़ने लगता है। गार्ड्स उन्हें रूम में छोड़ वहां से चले जाते हैं। शनाया और विपुल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है, जैसे उन्हें लकवा हो गया हो। 1 घंटे बाद उस रूम में अमितेश का पालतू और सबसे वफादार ब्लैक टाइगर किंग आता है। उन्हें देख वो दोनों डर से कांप जाते हैं। वे पीछे होना चाहते थे पर वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा थे। अगले ही सेकंड के अंदर शनाया और विपुल किंग का खाना बन चुके होते हैं। यहाँ पर शनाया और विपुल का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मीरा को 2 घंटे बाद होश आता है। अमितेश अपने लैपटॉप पर सब देख रहा होता है। तभी दादी उसके रूम में आती है। वह रूम में आते हो अमितेश से पूछती है,
मीरा कहाँ है? वॉशरूम गई है क्या? अमितेश दादी की आवाज सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वह जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और खड़ा होकर दादी के पास आता है। वह दादी को बेड पर बैठाता है और खुद अपना सिर दादी की गोद में रख लेता है। दादी को कुछ गलत होने का आभास होता है। वह शक की नजरों से अमितेश को देखती है और पूछती है, देख मेरा मन बहुत घबरा रहा है, सब ठीक तो है ना? अम्मी बताना मीरा कहाँ है? दादी परेशान सी बोलती है। अमितेश अपना सिर उठाकर एक बार भी दादी की तरफ नहीं देखता। दादी अमितेश के बालों में फेर रहे हाथ को रोकती है और फिर से पूछती है, अम्मी बताना मीरा कहाँ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देख अगर इस बार तेरी वजह से मीरा को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोलना। दादी अमितेश का चेहरा ऊपर करती है। अमितेश की आंखें नम होती है। दादी के मन में अमितेश को ऐसे देख गलत विचार आते हैं। वह अमितेश पर गुस्सा करते हुए पूछती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं क्या पूछ रही हूँ? कहाँ है मेरी बच्ची? बता। इस बार दादी की आवाज में घबराहट के साथ गुस्सा और बेचैनी के भाव होते हैं। अमितेश दादी को सब बता देता है। दादी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शनाया और विपुल ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए तो यह सब एक शौक की तरह होता है। तभी अमितेश दादी के हाथों को अपने हाथों में थामकर कहता है, दादी हमारा बच्चा वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी जुबान यह कहते हुए लड़खड़ा रही थी। दादी धम से बेड पर बैठ जाती है। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का सदमा लगता है। वो अगले ही पल खुद को संभालती है। दादी अपनी आंखों में गुस्सा लिए अमितेश को देखती है और कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरी मीरा और अपने बच्चे को इंसाफ करोगे। उन दोनों को बद से बदतर सजा मिलनी चाहिए। अमितेश उस समय बस हाँ में सिर हिला देता है। दादी मीरा से मिलने की जिद करती है तो अमितेश पहले उन्हें डिनर करवाता है, फिर मीरा से मिलने के लिए ले जाता है। महक ने मीरा को बड़ी मुश्किल से खाना खिलाती है और उसे दवा खिलाकर सुला देती है। मीरा दवाइयों के नशे में गहरी नींद में सोई हुई थी। दादी मीरा के पास जाती है। मीरा का उतरा हुआ चेहरा देख दादी की आंखें नम हो जाती है। वह मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। दादी से खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होता है तो वह वहां से चली जाती है। अमितेश महक को दादी के साथ जाने का इशारा करता है और खुद मीरा के सिरहाने बैठ जाता है। वह मीरा को बहुत प्यार से देख रहा होता है। कब उसका हाथ मीरा के गालों पर चला जाता है। मीरा नींद में कसम साती है। वह नींद में ही अमितेश का हाथ पकड़ लेती है। ईरा नींद में अमितेश का हाथ पकड़ लेती है। अमितेश मीरा के सिर पर किस करता है और उसके पास ही बैठे हुए सो जाता है। रात को अमितेश की नींद मीरा के रोने की आवाज से खुलती है। वह देखता है कि मीरा का शरीर कांप रहा है। अमितेश मीरा को बैठाता है। वह सर रखे जग से पानी पिलाता है। मीरा का कंपाना अब भी बंद नहीं हुआ था। अमितेश को लगा कि मीरा उससे डर रही है। अमितेश मीरा के पास से उठकर जाने लगता है तो मीरा झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। अमितेश अपने हाथ पर मीरा की पकड़ महसूस कर रुक जाता है। वह पलटकर मीरा के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। मीरा खुद को अमितेश की बाहों में छुपा लेती है। वह डरते हुए कहती, प्लीज मत जाओ अंकल, वो बैड अंकल आ जाएंगे। अमितेश मीरा के उसे रुकने के लिए कहने पर खुश हो जाता है, लेकिन न वह खुद के लिए अंकल सुन मीरा को देखती है। मीरा किसी छोटे खरगोश की तरह अमितेश की बाहों में होती है। अमितेश मीरा की हालत समझ सकता था।
इसलिए वह मीरा के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। मीरा अमितेश को खुद से दूर नहीं करती। अमितेश के लिए तो फिलहाल यही काफी था। मीरा अमितेश की शरत को अपने हाथों में जकड़ कर सो जाती है, जैसे उसे डर हो कहीं अमितेश उसे छोड़कर चला न आ जाए। अमितेश मीरा को लेटा देता है और उसके हाथों से अपनी शरत छुड़वाने की कोशिश करता है। वह मीरा की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह मीरा के साथ उसी बेड पर लेट जाता है। वह मीरा को अपनी बाहों में भर लेता है। उसने मीरा को बहुत मिस किया था। मीरा के जाने के बाद अमितेश एक दिन भी चैन से नहीं सो या था। उसे मीरा को अपनी बाहों में लेकर सोने की आदत जो लग गई थी। मीरा को देखते देखते कब अमितेश को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह मीरा को जाग आती है तो वह अमितेश को अपने पास देख धक्का देती है। अमितेश मीरा के धक्के की वजह से सीधा जमीन पर जा कर गिरता है। नीचे गिरने से उसकी आंख खुलती है। वह जल्दी से मीरा को देखता है जो खुद को अमितेश से बचाने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थी। मीरा को लग रहा था कि अगर वो अमितेश को नहीं देखेगी तो अमितेश को भी वो नहीं दिखेगी। अमितेश मीरा का बचपना देख मुस्कुरा देता है। वह उठकर मीरा के पास जाता है और उसके कंधे पर टैप करता है। मीरा अमितेश के टैप करने से डर जाती है। वह खुद को समेट लेती है और डरते हुए कहती है, मुझे मत मारना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अमितेश मीरा को खुद से डरते देख अच्छा नहीं लगता। वह मीरा के सिर को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मीरा अपनी आंखें झपकाते हुए पूछती है, सच्ची अंकल? फिर से अंकल? अमितेश अपने मन में बड़बड़ाता है। वह हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह रहोगी तो। मीरा अपनी आंखें फिर से झपकाती है और कहती है, आई प्रोमिस, मैं अच्छी बच्ची की तरह रहूंगी, सच्ची, बस आप मारना मत, मुझे बहुत दर्द होता है मारने पर। मीरा अपने गले को अंगूठे और उंगली से पकड़कर कसम खाने वाले पोज में कहती है। अमितेश मीरा के गाल को थपथपाता है और कहता है, तुम्हारा म करो, मैं खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। मीरा खुश होकर चिल्लाते हुए पूछती है, क्या सच्ची मुझे इम खाना मिलेगा? अमितेश को मीरा का यह सवाल समझ नहीं आता। वह मीरा को नासमझी में देखता है और पूछता है, यह ब्रेकफास्ट का टाइम है तो तुम्हें ब्रेकफास्ट तो मिलेगा ही। मीरा अमितेश को अपने हाथ से अपने पास आने का इशारा करती है। अमितेश मीरा के पास आता है। मीरा अमितेश के कान में बोलती है, आप ना बहुत अच्छे अंकल हैं। वो पहले वाले अंकल मुझे दिन में बस एक बार ही खाना देते थे, वो भी बासी गंदा सा, पानी भी नहीं देते थे। मीरा यह कहते हुए रोने लगती है। अमितेश मीरा को रोता देख अपने सीने से लगा लेता है। वह मीरा के बालों में उंगली या फेरते हुए कहता है, शश, शांत हो जाओ, तुम्हें जितनी बार भी भूख लगे तुम मुझे बता देना, ठीक है? तुम्हें कोई भी खाने से नहीं रोकेगा। मीरा अमितेश की बात सुन खुशी से चहकते हुए कहती है, सच्ची हैंडसम अंकल। अमितेश हाँ में सिर हिलाता है। मीरा अपनी छोटियों गली आगे करते हुए कहती है, पिंकी प्रोमिस। अमितेश मीरा की उंगली को अपनी उंगली से लोककर पिंकी प्रोमिस कहता है। मीरा खुश होकर ताली बजाती है। अमितेश मीरा को आराम करने का कहकर ब्रेकफास्ट लेने चला जाता है। मीरा के अमितेश से बात करने पर अमितेश के चेहरे पर अनजाने में ही एक स्माइल ले आती है। थोड़ी देर बाद अमितेश मीरा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मीरा अमितेश को खाना लाते देख जल्दी से बैठ जाती है।
वह अमितेश के हाथों से प्लेट छीन लेती है। अमितेश उसे आराम से करने का कहता पर मीरा अमितेश की एक नहीं सुनती। मीरा प्लेट को अपनी गोद में रखकर हाथों से खाने लगती है। मीरा इस समय किसी भूखे की तरह खा रही होती है। अमितेश मीरा के खाना खाने के वे से समझ जाता है कि वो कितनी भूखी है। अमितेश मीरा के हाथ से प्लेट ले लेता है। यह देख मीरा बच्चों की तरह मुंह बना लेती है और कहती है, तू माँ मेरा खाना दो, मुझे भूख लगी है। अमितेश मीरा के हाथ को पकड़कर उसकी उंगली को अपने होंठों से साफ कर देता है। यह देख मीरा अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को खूब चाट लेती है और अमितेश से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, तुम हैंडसम अंकल, तुम चोर हो, तुमने मेरा खाना चुरा ली। या चोर हैंडसम अंकल चोर है। मीरा अमितेश की चेस्ट पर मां रते हुए चिल्लाती है। तभी अमितेश मीरा का मुंह बंद कर देता है। आपके दिमाग में क्या आया? अरे अपने होंठों से नहीं, उसके मुंह में खाना डालकर। छी, तुम सबकी सुई बस उसी पर अटकी रहती है। अमितेश मीरा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। मीरा बिना ना नुकर किए खाना खा लेती है। मीरा अमितेश के हाथों से खाना खा लेती है। मीरा किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अमितेश की बातें मान रही थी। मीरा के खाना खाने के बाद अमितेश मीरा को दवाई निकाल कर देता है। मुंह खोलो अपना। अमितेश दवाई को अपने अंगूठे और उंगली के बीच पकड़कर मीरा की ओर करता है। मीरा दवाई देख अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और जोर से अपनी गर्दन नामे हिलाती है। अमितेश मीरा के नखरे देख रहा होता है। अमितेश दवाई को वापस टेबल पर रख देता है और मीरा से कहता है, तुम्हें दवाई नहीं खानी ना? तो ठीक है, ये देखो मैंने ये यहाँ रख दी। मीरा एक बार अमितेश को देखती और एक बार टेबल पर रखी हुई दवाई को। वह अपने मुंह से हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए पूछती है, अंकल आप ना बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे घर जाना है, आप ले चलो ना। ये लोग बहुत गंदे हैं, मुझे पानी भी नहीं देते थे। मीरा यह सब बताते हुए रोने लगती है। वह अपनी बाजू की ओर इशारा करके कहती है, और अभी एक काला सा आदमी आएगा और मुझे इंजेक्शन लगाएगा। मुझे ना बहुत दर्द होता है, मुझे मेरे घर जाना है, ले चलो ना मुझे घर। मीरा फिर से बेहोश हो जाती है। अमितेश मेहक को आवाज लगाता है। दादी बाहर से सब देख रही होती है। उन्हें अब मीरा और अमितेश की बात मानकर अपनी बहन के जाने पर पछतावा हो रहा था। तभी मेहक मीरा के रूम में जाती है। अमितेश मीरा को आराम से बेड पर लेटाता है और मेहक को उसे चेक करने के लिए कहता है। मेहक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमितेश को बाहर जाने के लिए कह सके। वह चुपचाप मीरा का चेकअप करती है। मेहक मीरा को एक इंजेक्शन लगाती है। अमितेश मेहक से पूछता है, ये बेहोश क्यों हो गई? मेहक थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो मैंने आपको बताया था ना, इनको एक ड्रग दिया जाता था, तो वो ड्रग न मिलने की वजह से ये ऐसे मेरा मतलब बार बेहोश हो रही है। अमितेश मीरा के पास जाता है। वह मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारे पास 2 दिन है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, पर मुझे मेरी मीरा सही सलामत चाहिए। इज इट क्लियर? मेहक के पास हाँ में जवाब देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वह हाँ में सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। अमितेश मीरा के सिर के ऊपर झुका होता है। वह मीरा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसके दिमाग में अभी मीरा की कही हुई बातें घूम रही थी। उसका गुस्सा सौरभ सिंह के लिए हर पल बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने आदमियों को सौरभ को ढूंढने के लिए आज का समय देता है। 2 घंटे बाद मीरा को होश आता है। मीरा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने अमितेश का हैंडसम चेहरा होता है। मीरा अपना हाथ ऊपर उठाती है। वह अमितेश के चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है, आप क्या कर रहे हो हैंडसम डेविल अंकल? अमितेश हैरान होकर मीरा को देखता है।
उसका एक हाथ अपने गाल पर होता है जहां मीरा ने अपनी छाप छोड़ी थी। अमितेश मीरा को घूरकर देखता है और पूछता है, तुमने मुझे मारा क्यों? मीरा अमितेश को दूर धकेल देती है और कहती है, तुम मुझे अपने नीचे दबाकर मारना चाहते हो। ऐ ना, मीरा रुआंसी होकर बोलती है। अमितेश का मन कर रहा था कि वो कहीं दीवार पर अपना सिर फोड़ ले। मीरा की बचकानी बात सुन अमितेश को हंसी और रोना दोनों आ रहा था। वह मीरा से दूर होकर कहता है, अब ठीक है। मीरा उठकर बैठ जाती है। वह अमितेश की ओर स्माइल करती है। अमितेश को दाल में कुछ काला लगता है। वह मीरा से पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? मीरा ना में सिर हिला देती है। अमितेश एक बार फिर से यही बात पूछता है तो मीरा थोड़ी नौटंकी करते हुए कहती है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मुझे ना चीजी खानी है। अमितेश को पहले ही लग रहा था कि मीरा का दिमाग कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। अमितेश मीरा के गालों पर अपने हाथ रखता है और कहता है, अभी तुम ठीक नहीं हुई हो ना, तो तुम अभी चीजी नहीं खा सकती। मीरा को लगा था कि अमितेश उसकी बात मान लेगा, इसलिए उसके फेस पर एक प्यारी सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन अमितेश की ना सुन वह उदास हो जाती है। मीरा अमितेश के हाथों को हटाते हुए कहती है, जब मेरी बात माननी ही नहीं थी तो पूछ क्यों रहे थे? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम बहुत गंदे हो। इतने नहीं, सबसे ज्यादा वाले गंदे। मीरा अपने हाथों को फैलाते हुए बताती है। अमितेश बेचारा सा मुंह लिए मीरा की बकवास सुन रहा होता है। वह मीरा को मनाने की कई कोशिश करता है, पर मीरा उसकी एक नहीं सुनती। एंड में अमितेश हार मानकर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मीरा डोर की ओर देखती है और खुद से ही बातें करने लग जाती है। तभी वहां महक आती है। मीरा महक को देख खुश हो जाती है। वह महक को बोलती है, दीदी आप उस अंकल को यहाँ मत आने देना। ठीक है। महक ने अमितेश को मीरा के वार्ड से जाते हुए देख लिया था। महक मीरा के मुंह से अमितेश के लिए अंकल सुन हंस पड़ती है। महक मीरा के घावों की ड्रेसिंग करते हुए पूछती है, अब भी दर्द हो रहा है क्या? मीरा अपने पेट की ओर इशारा करके पूछती है, दीदी मुझे ना सबसे ज्यादा यहाँ दर्द हो रहा है। फिर मीरा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, और यहाँ दर्द होता है। महक ने मीरा के सभी घाव देखे थे। मीरा को किसी जानवर से भी ज्यादा बुरी तरह से पिटा गया था। उसकी बॉडी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी जब उसे एडमिट करवाया गया था। महक मीरा से बात करते हुए उसे इंजेक्शन देती है। थोड़ी देर में मीरा फिर से सो जाती है।